फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज जो हम बहुत दिनों से कह रहे थे कि हाँ प्रैक्टिस सेट आएंगे, तो आज से हम प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला स्टार्ट करती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने देखा ही था टीजीटी पीजीटी एग्जाम में। तो अब बस एलटी के लिए आपके प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है। तो क्योंकि आप कितना भी पढ़े, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप औरों से भी पीछे रह जाते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में दो चीज़ें हैं जो आपके क्या करती हैं, आपकी मतलब कंपटीशन को हार्ड करती हैं, या क्या है कि आप क्या जो इस तरह उसको गिराती हैं। दूसरा एक है टाइम, दूसरा है उसका पेपर का प्रेशर, यानी आप स्ट्रेस कितना ले जाते हो पेपर को देखने के बाद। तो यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो उससे दोनों ही चीज़ें आपकी कम होंगी। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि एक टाइम बाउंडेशन रखा जाता है, मुश्किल से 1 या सवा घंटा में हमें पूरा पेपर हल करा देते हैं। और दूसरा आपका जो पेपर पैटर्न वहाँ पर रहेगा, सेम सेम आपको इसी पेपर पैटर्न से क्वेश्चन हूबहू मिलते नजर आएंगे। और क्या होगा कि वही सेम और सेम एग्जाम पैटर्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला को। और उससे पहले आपको बता दें कि आपको करना क्या है, कि प्रैक्टिस सेट तो हो रहे हैं, बट आपको वो बताना है कि जो एरियाज़ आपने लग रहा हो कि आपको कन्फ्यूजन है, या जिस एरिया में आपको अभी और पढ़ने की आवश्यकता है, तो उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उस एरियाज़ को आपकी का क्या होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और थोड़ा सा उसको और ईजी लैंग्वेज में करके आपको देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज से इसकी श्रृंखला चालू हो चुकी है। आपको प्रैक्टिस सेट इतनी करवा दिए जाएंगे कि आप एग्जाम हॉल तक कम से कम क्या है कि कम से कम आप 2 या 3 प्रैक्टिस सेट लगा चुके होंगे, जो कम से कम अगर उनका एवरेज लेके चलें तो वो 10 पेपर होंगे उसके हर प्रैक्टिस सेट के अंदर, कम से कम। अधिक ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। केथेन ब्रूक मॉडल में संचार प्रक्रिया के कितने तत्व हैं? तो केथेन ब्रूक मॉडल की बात करें तो ये किस पर काम आता है, संचार प्रक्रिया पर काम आता है। इसका जो इस तत्व पूछे हैं, इसमें 5 हैं। पांचों तत्व इसमें दिए गए हैं। और ये पहला इसमें जो होता है वो संदेश एक पृष्ठभूमि में निहित होता है तथा अनुभूति पर आधारित होता है। तो क्योंकि आप समझ ही रहे, संचार प्रक्रिया यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस से ये संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 दर्जन केले का मूल्य क्या है आपका? 10.8 है। तो एक केले की कीमत कितनी होगी? तो दर्जन की अगर बात की जाए तो दर्जन में कितने, 12। तो 12 को क्या करेंगे, नीचे कितने हैं आपके 10.8, तो बराबर कितना होगा, क्योंकि 10 में जा नहीं सकता तो भाग टूटी बिंदी, और बिंदी फिर हम क्या करेंगे कि पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट आपका इधर हो जाएगा 12 निम्मा 108। तो आपका ये राइट आंसर जो होगा वो इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए आपका 0.9, यानी ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। त्रिकोणीय पट्टी को प्राथमिक चिकित्सा और गल पट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये लीलन के चौड़े वर्गाकार टुकड़ों का मध्य से कण पर काटकर बना ली जाती है, ठीक है, जिसकी माप होती है। क्योंकि आपको बता दें कि इजी क्वेश्चन आपके में आने नहीं है, क्योंकि आयोग का एग्जाम है। आयोग का एग्जाम ही क्या होता है, लैंग्वेज को घुमाने वाला होता है। तो क्वेश्चन वही होंगे, बट उनकी जो भाषा होगी वो इस तरह पूछ ली जाएगी। तो सीधे सीधे ये भी पूछा जा सकता था, त्रिकोणीय पट्टी की माप होती है तो वो होती है 36 से 40 इंच, ठीक है। और इसमें बात करें तो इसमें 2 प्रकार की पट्टियाँ होती हैं, त्रिकोणीय पट्टी और लंबी पट्टी। नेशनल थे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? तो आपका भोर कमेटी है। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भोर कमेटी की बात की जाए तो ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रत्येक विकास खंड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता था। इस कमेटी की जो अवधारणा के मतलब इसने जो सिफारिश की थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य अधिकारी प्रभावी चिकित्सा अधिकारी होता था, ठीक है। तो किसने इसकी अवधारणा दी थी, किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था? तो वो है हमारा भोर कमेटी। परिचारिका का ज्ञान होना चाहिए, ये हम अपने कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में करा चुके हैं। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कोमलता, कठोरता और हंसमुखता ये कोई भी परिचारिका के आवश्यक आवश्यक कार्य या आवश्यक ज्ञान नहीं है। क्योंकि उसको सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका जो प्राथमिक चिकित्सा होती है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को कहते हैं। तो यहाँ पे मूलभूत शोध कार्य आ रहा है, तो वो हमारा है संदर्भिका।
ठीक है। मूलभूत इसमें क्या होता है कि संदर्भिका के अंतर्गत शोध कार्य से संबंधित सभी प्रकार के समूह को स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। जो डिफरेंस होता है वो होता है इसमें संदर्भिका में। परिशिष्ट का यहाँ पे और समझ लेते हैं। परिशिष्ट क्या होता है कि हमने कोई भी उसमें टूल्स लगाया या कोई भी हमने ऐसा कोई भी चीज़ है जो उसके साथ हम जोड़ कर दे रहे हैं अपने रिसर्च पेपर के साथ, तो वो होता है परिशिष्ट, जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। और आपका साहित्यिक पुनरावलोकन, जिसको क्या बोलते हैं, आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसमें क्या होता है कि जो हमसे पहले हमारे जैसे शोध हो चुके हैं उनके बारे में हम इसमें लिखते हैं, जो हमारे ही वेरिएबल से, हमारे ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आपस में किसी ना किसी तरह कोरिलेटेड होते हैं। भूमिका का आप तो पता ही है कि हम क्या करते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जिसको भूमिका भी कहीं कहीं लिखा जाता है। भूमिका का मतलब होता है जो हम पीछे आपको कंटेंट दे रहे हैं वो किस फील्ड से है तथा उसको आपको पढ़ने के बाद क्या या किस तरफ वो आपको ले जाएगा। न चलते हैं किसी विशिष्ट परिस्थिति या समूह या व्यक्ति की विशेषताओं को ठीक ठीक से चित्रित करने का अध्ययन है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है सभी। ठीक है। अन्वेषणात्मक में भी यही होता है आपका, और यहाँ पे बात करें प्रयोगात्मक में भी यही होता है। तो अन्वेषणात्मक का मतलब होता है एक्सप्लोनेटरी, और प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल, और आपका है वर्णनात्मक यानी डिस्क्राइप्टिव। तो ये सभी रिसर्च के पार्ट हैं। ठीक है। तो आपके में कुछ सांख्यिकी करके है, तो आपको रिसर्च के बारे में भी हल्का सा ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है। प्रयोग में आप प्रैक्टिकल करके आप खुद देखते हैं, तो इसमें प्री और पोस्ट लगाते हैं। वर्णनात्मक में क्या होता है, ये सर्वे मेथड पर आधारित होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी घटना पे जाते हैं और अपना टूल्स या अपना जो भी आपने बनाया है या प्रश्नावली जो भी है वो भरवा लेते हैं वर्णन करके, यानी यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल कार्य नहीं होता। और अन्वेषणात्मक की कहें तो ये हिस्ट्री में अधिक होती है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं या जो चीज़ हमें प्राप्त हुई है उस आधार पर हम अपने निष्कर्ष दे देते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो वो 1 अप्रैल 1951 में लागू की गई थी। ठीक है। 1 अप्रैल 1951 में लागू की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका हेराल्ड डोमर के समृद्धि मॉडल पर आधारित है। ये भी पूछा जा सकता है किस पर आधारित है, तो वो हमारा है आपका हेराल्ड डोमर के समृद्धि मॉडल पर। और इसमें किस चीज़ को प्रधानता मिली या प्राथमिकता मिली, तो वो कृषि एवं सिंचाई को मुख्य प्राथमिकता दी गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इसमें दे भी गई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए तो यहाँ पे द्वितीय ना करके आप इस सन को याद रखिए, 1952। 51 में प्रथम पंचवर्षीय योजना आई, 1952 में क्या था, इसी पंचवर्षीय योजना में यानी पहली पंचवर्षीय योजना में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा आरंभ हुई। ठीक है। तो 51, 52 और 53 आपके लिए तीनों ही महत्वपूर्ण है। 1953 में क्या हुआ है, आपका राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ हुई। नेक्स्ट चलते हैं, आपका MGNREGA में कितने दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी होती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे आपका राइट आंसर जो रहेगा 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी होती है। वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था में स्वपोषियों के विकास का कारण हुई है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑक्सीजन। ओके। ये क्या है, हमारे वातावरण में सभी के पोषण के लिए है, यानी हम स्वयं इससे अपना पोषण करते हैं, स्वपोषीय है। अगर हमारे वायुमंडल की बात की जाए तो जो नाइट्रोजन है वो कितनी है हमारे वायुमंडल में, 78%। ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में, इसके बाद सर्वाधिक मात्रा में आपका 21% में पाई जाने वाली गैस के रूप में पेड़ पौधों और निश्वासन से हमें प्राप्त होती है। यह मानव शरीर में रक्त के परिवहन में महत्वपूर्ण निभाती है। ठीक है। O2 क्या है हमारी वायुमंडल में, 21%। बाद बाकी में अदर परसेंट गैसें हैं, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा भूमिका नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और बाद बाकी में अदर गैस हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आपका एरोसॉल में पाए जाने वाले उस रासायनिक घटक को बताइए जो ओजोन परत की कमी में सहायता करता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है जिसे CFC भी बोलते हैं। ठीक है। ये क्या है, CFC।
इस तरह से इसे बहुत पूछा जाता है। तो ये क्या है आपका, ओजोन परत की कमी में सहायता करता है, यानी केरोसोल में पाए जाने वाले ये रासायनिक घटक जो ओजोन परत की कमी में सहायता करते हैं। सीएफसी की बात की जाए तो ये आपके रेफ्रिजरेटर, आपका फ्रिज और जितने भी आपके तकनीकी साधन है जो आपके वातावरण अनुकूलन करते हैं उन सभी में से सीएफसी निष्कासित होती है, जो आपके ओजोन परत के लिए काफ़ी हार्मफुल है। नेक्स्ट चलते हैं, जो ये पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर विद आंसर मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है कि अपने प्रैक्टिस सेट करके अपने आप को क्या करना है, ये जांचना है कि हमारी तैयारी दूसरों से कितनी अलग है। गुर्दा एक डॉट डॉट स्रावित करती है जिसे आपका क्या बोलते हैं, रीनल एरिथ्रोपोइटिक कारक कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो आपको बताना है, तो आपका रहेगा यहाँ पे एंजाइम। नेक्स्ट चलते हैं, किस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता व प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ पर रहेगा अंध बिंदु। इस पर क्या होता है, ना ही प्रतिबिंब बनता है ना ही प्रकाश की किरणें केंद्रित होती हैं। मस्तिष्क क्षति के कारण गत्यात्मक आपका है शिथिलता है। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो हमारा मस्तिष्क आपका है पक्षाघात। खून में आपकी पोस्टिंग ग्लूकोज की सामान्य संघनता होती है। तो आपका क्या राइट आंसर रहेगा, तो वो यहाँ पे रहेगा आपका 110 से 120 mg 100 मिलीग्राम में। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन अधिक स्रावित होने पर तो आपका क्या होता है, यहाँ पे अधिक स्रावित होगा तो यहाँ पे बीएमआर कम होता है। चयापचय दर। नेक्स्ट चलते हैं, एसिड आपका एसिड माध्यम से प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, उत्तरदायी है पाचन के प्रोटीन के पाचन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है आपका है विसरण। जब हड्डियां टूट जाती हैं तो रक्त का धक्का जम जाता है, इसे कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है हेमरेज, क्योंकि हेमरेज क्या होती है, एक जानलेवा बीमारी होती है। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी समय के बाद अचानक व्यायाम करने के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है। तो आपका जो राइट आंसर है लैक्टिक एसिड के उत्पादन के कारण, क्योंकि थकान का भी आभास होता है। विशिष्ट पदार्थों के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया डोडोस कहलाती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारी है ऊतकों की प्रतिक्रिया। यहाँ पे क्या कहलाएगी, एनर्जी। मैंने क्या ना कहा, ये लेवल आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम से तो गार्डनर की बहुबुद्धिमताओं में समाविष्ट है यानी शामिल है। ये पूछा जा रहा है, समाविष्ट है यानी शामिल है। क्या है आपका, शामिल है। ठीक है, नहीं नहीं है, यहाँ पे है तो शामिल है। तो क्या है, गार्डनर की कौन सी थ्योरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंट। इस तरह याद रखिए, गार्डनर जो आपका बगीचा होता है, गार्डनर होता है, उसमें कई प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। उसी प्रकार गार्डनर ने क्या दी है, बुद्धि का सिद्धांत दिया है, कई प्रकार की बुद्धियों को बताया है। कहीं आपको 10 पढ़ाई जाती हैं, कहीं आपको 9 पढ़ाई जाते हैं। तो इस तरह से गार्डनर ने क्या करा है कि बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं। तो आपको क्या यहाँ पूछ रहा है, समाविष्ट है यानी इन चारों में से कौन कौन सी उसकी बुद्धि बताई है। तो भाषाई बुद्धि बताई है, जो भाषा के बारे में बताती है। नाटकीय बुद्धि बताई है उसने। अंतः व्यक्ति या पारंपरिक बुद्धि भी बताई है। तो आपका जो कूट बनेगा वो 1, 3 और 4, इस तरह की आपकी जो कूट बनेगी। और इसमें क्या है, उसने यही 3 बुद्धि बताई हैं 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो आपकी कूट बनेगी वो 1, 3, 4 आपकी डी वाली रहेगी। नेक्स्ट चलिए, बुद्धि लब्धि IQ का समीकरण किसने विकसित किया। तो अगर IQ के समीकरण की बात की जाए तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हम विकसित का, तो वो हमारा टर्मन महोदय ने विकसित किया। ठीक है, टर्मन ने दिया IQ। और यहाँ पे IQ की बात की जाए तो ये शब्द किसने दिया है, टर्मन महोदय ने दिया है। उपलब्धि का आविष्कार मनोवैज्ञान टर्मक ने किया था।
बुद्धि लब्धि क्या है, इसे जानने से पहले वास्तविक आयु तो मानसिक आयु का पता लगाना आवश्यक है। इसके बाद निम्नलिखित सूत्र का समीकरण द्वारा बुद्धि लब्धि निकाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी बता देते हैं कि क्या है बुद्धि लब्धि का सूत्र। तो वो हमारा IQ, यहाँ पे करते हैं मेंटल एज यानी MA, और यहाँ पे होती है C यानी क्रॉनिकल एज गुणा 100, क्योंकि हर चीज़ कितनी विद्यमान है आपके आपके जो जगह यहाँ मतलब आपके हर चीज़ कितनी विद्यमान है आपके मंडल, तो वो है 100%, इसलिए हम 100 का लगाते हैं। भाषा के अध्ययन में सतह यानी आपका है सरफेस, संरचना यानी स्ट्रक्चर तथा गहरी संरचना यानी स्ट्रक्चर शब्दों के किसके साथ संबंधित किया जा सकता है। तो आपका जो राइट आंसर है, शब्दों की बात आ रही है तो शब्दों के लिए क्या जाने जाते हैं, चोम्स्की। ठीक है, नोम चोम्स्की। भाषा अर्जन है, ठीक है, याद रखिएगा, भाषा अर्जित की जाती है। अर्जित जो शब्द है वो भी हमारा चोम्स्की महोदय का है। अगर आपको कहीं पे भी भाषा अर्जित वाला शब्द मिले तो भी वहाँ पे चोम्स्की होगा। आपका है नोम चोम्स्की, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, सतह है, संरचना है और गहरी संरचना है, किसके साथ संबंधित किया जा सकता है, तो वो हमारा चोम्स्की के साथ। नेक्स्ट चलते हैं, क्रियात्मक समन्वय का अर्थ दो डॉट डॉट मांसपेशियों का आपसी समन्वय है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे अंगों, यहाँ पे दो अंगों यानी दो अंग मांसपेशियों का आपसी समन्वय है। शिशु विकास या अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। यह परिभाषा किसने दी है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ये परिभाषा है आपकी हरलॉक की, क्योंकि हरलॉक महोदय ने क्या करा है, आपके शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था का अध्ययन किया है। आरंभ के 2 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कहलाता है। तो आपको पदार्थ तत्व के कैसे याद रखना है, कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमें नुकसान करता है, मगर जो माँ के दूध से माँ के स्तनों से क्यों निकलेगा, माँ यानी कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, माँ शब्द बस याद रखना है, कोलेस्ट्रॉल को याद रखिएगा, ला की जगह माँ याद रखिएगा। माँ के स्तनों से निकलने वाला गाढ़ा दूध यानी उसमें किसकी मात्रा होती है, तो वो हमारी है कोलेस्ट्रॉल की। नेक्स्ट चलते हैं, आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है आपका है TDP। TDP क्या है, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है यानी ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, हो सकता है इसके फुल फॉर्म आ जाए, तो याद रखिएगा जो आदिवासी क्षेत्र हैं जो घूमते रहते हैं जिनमें जनजाति, उनके लिए है ये ट्रेवल डेवलपमेंट प्लान। नेक्स्ट चलते हैं, WHO के अनुसार नवजात शिशु को स्नान करवाने के बारे में क्या सही है। तो राइट आंसर जो है, जन्म के कम से कम 6 घंटे बाद कराया जाना चाहिए, यानी जन्म के बाद तुरंत स्नान की मना है। और जहाँ पे ठंडे प्रदेश हैं या ठंडे माहौल है वहाँ पे क्या होता है कि जो शिशु होता है उसको क्या है कि कई दिनों तक, कम से कम 10 से 12 दिनों तक स्नान नहीं कराया जाता, और जिस कब्र में वो आता है उसी कब्र के साथ उसे रखा जाता है, जिससे कि बाहरी वातावरण का उसकी बॉडी पर कोई इफेक्ट ना पड़े और उसका जीवन बच सके। गर्भावस्था में आपका अरक्तता से बचने का उपाय है। तो आपका जो राइट आंसर है, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक व संतुलित आहार ग्रहण करना, इसी के द्वारा आप बच सकते हैं, क्योंकि आपका क्या है, पर्याप्त डाइट लेना ही आपके लिए आवश्यक है। गर्भवती महिला को आपका है गर्भवती महिला को सूचित किया गया है कि उसका निषेचित भ्रूण गर्भाशय के अतिरिक्त दूसरी जगह पर विकसित हो रहा है, इस स्थिति को कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है अस्थानिक गर्भावस्था, क्योंकि इन जो स्थान है उससे वो दूसरी जगह क्या हो रहा है, निषेचित हो रहा है, तो उसको कहेंगे अस्थानिक गर्भावस्था। नेक्स्ट चलते हैं, स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है यहाँ पे 25 से 30 वर्ष। अब तो 25 वर्ष शादी की ही आयु कर दी गई है गर्ल्सों की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं,
ये जो पीडीएफ है आपको विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अभिकथन और कारक ये आपके टीजीटी यानी टीजीटी हो, टीजीटी में तो आपको 1 या 2 मिलेंगे देखने को, पर एलटी में 4 से 5 मिल सकते हैं। अभिकथन और कारक जब भी आपके सही जाते हैं जब आपको क्या हो, डीप नॉलेज हो। तो यहाँ पे देखिए अभिकथन कह रहा है सामान्यतः पोस्ट परिपक्व बच्चे लंबे व पतले होते हैं क्योंकि गर्भावस्था के अंत में उनमें अपर्याप्त रक्त आपूर्ति होती है। जबकि कारण कह रहा है लंबी अवधि के बाद आपका प्लेसेंटा ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए कम दक्ष या कुशल होता है। तो यहाँ पे जो 33 का जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, यहाँ पे आपका जो कूट रहेगी वो हमारी आपका ए और आर दोनों सही है। वो इसी वजह से क्या हो जाते हैं, लंबे व पतले हो जाते हैं। निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है। तो संज्ञानात्मक अवस्था की बात करें तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्रियात्मक प्रतिनिधान किया है, प्रतिमा प्रतिनिधान है, प्रतीकात्मक प्रतिनिधान है। तो आपका जो राइट आंसर है नहीं किया गया। तो आपका 34 का राइट आंसर है सी। याद रखिए क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि आपका क्या है, संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में ब्रूनर की है। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि आ सकता है मैचिंग में कि ब्रूनर है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड। सामूहिक अचेतन का प्रत्यय डॉटर दिया गया है। तो आपका फ्राइड के द्वारा ये प्रत्यय दिए गए हैं सामूहिक अचेतन के। फ्राइड ने किसकी बात की है, इड की बात की है, ईगो की बात की है और सुपर ईगो की बात की है। सुपर ईगो को इन्होंने जज रखा है, ईगो को इन्होंने क्या रखा है, आपका सिपाही रखा है। आप इस तरह से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और इड को इन्होंने चोर रखा है, यानी इड वाला जो व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है, जबकि ईगो वाला जो व्यक्ति है वो समाज के दायरे में रहकर अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है। जबकि सुपर ईगो वाला जो व्यक्ति है वो सही का फेवर लेता है, यानी आपका कौन सी स्टेज पर पहुंच जाता है, वो हमारा यहाँ पे आपका जो स्वामी विवेकानंद हुए आपके, और मतलब महान व्यक्ति हुए जिन्होंने क्या करा है, आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को प्राप्त किया है, वहाँ स्टेज पर पहुँच जाता है। यानी वो उसका जो कार्य होगा वो सर्व समाज के लिए भी मान्य होगा तथा उपयोगी होगा। तो इस तरह फ्राइड ने 3 मनों की या 3 अचेतन या चेतन मनों की उन्होंने व्याख्या की है या उन्हें बहुत अच्छे से बताया है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है समीपवर्ती विकास के क्षेत्र की अवधारणाओं को किसमें समझाया गया था। तो आपका जो राइट आंसर है या किसने समझाया गया था, तो आपका वाइगोत्स्की के सिद्धांत। ठीक है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समझाया गया था। प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है क्योंकि इससे, तो आपका जो राइट आंसर है वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे, क्योंकि वे उनके डेवलपमेंट के ही लिए हम प्रौढ़ शिक्षा देते हैं। तो समृद्ध का मतलब ही क्या हुआ कि उनके विकास में और विकसित कर देना। किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। तो अनेक परिवर्तन, यहाँ पे बस आपको टर्मिनोलॉजी पकड़नी है, अनेक परिवर्तन, तो वो हमारी किशोरावस्था, जिसे परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है, जिसे तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, इसे संवेगों की भी अवस्था कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हार्मोन्स चेंज होते हैं। ये अवस्था जो होती है 12 से 18 वर्ष होती है। जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा 1/4। ठीक है, 1/4 उसके सिर की लंबाई होती है, यानी सिर कितना है आपका 1/4, यानी 4 भाग अगर इसके कर दो, यानी पूरे शरीर की कितनी हो, 20 सेंटीमीटर लंबा हो, तो आपका जो उसका रह जाएगा वो क्या होगा, उसको 4 भागों में डिवाइड करके 1 भाग उसका हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है रेंगना। इसमें संपूर्ण शरीर क्या होता है, आपका गतिशील होता है, क्योंकि जो बच्चे गर्मियों में चलना सीखते हैं वो ये एक्टिविटी कर पाते हैं। सर्दियों के बच्चों को तो ज़मीन पे आने का मौका नहीं मिलता, बट वो बिस्तरों में करते हैं कि चादर को पकड़ के इस तरह हाथों से खींच खींच कर चादरों को चलते हैं, तो इससे वो आगे बढ़ते हैं, इस तरह मूवमेंट होता है। तो इससे क्या होता है, संपूर्ण शरीर उनका क्रियान्वित होता है, मछली की तरह। नेक्स्ट चलते हैं,
6 वर्ष के अंत तक सिर का शरीर से क्या अनुपात होना चाहिए? तो 6 वर्ष पूछ रहा है, तो 6 वर्ष के अंत तक क्या हो जाएगा यहाँ पे 7% हो जाएगा। फिर आपने देखा है कि उसका सिर इतना पता नहीं लगता, जितना छोटे पे सिर ही सिर दिखता है, ऐसा नहीं लगता। अनुपात पूछा है तो वो हो जाएगा 7%। सीखने की अक्षमता को कहते हैं, सीखने की अक्षमता को, तो आपका जो राइट आंसर है वो है हमारा वाक विकार। ठीक है, सीखने की अक्षमता को कहा जाता है। मानसिक अक्षमता यानी संवेगों पर नियंत्रण नहीं होना, भावात्मक अक्षमता यहाँ पे संवेगों पर नियंत्रण नहीं होना, मानसिक अक्षमता यानी आपकी बुद्धि का IQ कम होना। नेक्स्ट चलते हैं, बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण है, तो एक मुख्य कारण पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या एक मुख्य कारण है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका जो यहाँ पे एक मुख्य कारण रहेगा वो है मातृवचन। मातृवचन एक ऐसा वचन है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो बच्चे जिन्हें अपनी माँ का साथ नहीं मिल पाता, उनमें भावात्मक कमी देखने को आगे आयु में आपको मिलती है, जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। चाहे किसी कारण हो, जैसे बर्थ के टाइम में माता मर गई, या किसी तरह से तलाक होकर, या फिर कैसे माता छोड़ जाए, तो इस तरह से मातृवचन ये होता है कि माता का सुख बच्चे को नहीं मिल पाना। नेक्स्ट चलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के विकास के लिए। किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है फ्रोवेल ने स्थापित किया है किंडरगार्टन को। फ्रोवेल महोदय कभी भी विद्यालय जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें। फ्रोवेल महोदय हुए मारिया मोंटेसरी हुई। मारिया मोंटेसरी लेडीज हैं, बट उनके यहाँ पे क्या था कि जेंट्सों को ही डॉक्टर बनाया जाता था। उस कारण उन्होंने अप्लाई करा, तो इस तरह से अप्लाई करा कि ना तो जेंट्स पता पड़े ना लेडीज पता पड़े। जब वो वहाँ पे पहुंची ट्रेनिंग में, तब पता पड़ा कि किसी गर्ल्स ने एडमिशन ले लिया है। तो किंडरगार्टन जो मेथड है वो किस पर है? इसके जो खिलौनों पर आधारित है, टॉयसों को दिया है इन्होंने, आकृतियों से माध्यम से हमें बच्चों को सिखाना है। कुछ 6 या 8 स्टेप है उनकी सिखाने के, उन्हीं को फॉलो करना है, जिसमें कलर, आकृति, शेप और अक्षरों को, वर्णमालाओं को, हमें हर चीज़ को एक्टिविटी के थ्रू सिखाना है। वो कहते हैं कि बच्चे को बगीचे में जिस तरह माली अपने पेड़ों को सींचता है, उसी तरह आपको बच्चों को क्या करना है, डांटना नहीं है, उन्हें फ्रीडम के साथ सिखाना है। सबसे बड़ा इनका जो है वो है फ्रीडम के साथ इन्हें सिखाना है। जॉन डीवी कौन है? ये भी शिक्षा के क्षेत्र से है। मारिया मोंटेसरी को मैंने बता दिया, सेंसरी मोटर्स पर इन्होंने काम किया, यानी बच्चों को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सिखाना है। अगर आप उन्हें सुगंध बताना चाहते हैं तो कई तरह की सुगंधें लाइए। अगर आप उन्हें शेप किसी आकृति का बताना चाहते हैं तो कई तरह की आकृति लाइए और उस बीच उन्हें सिखाइए। तो ये क्या है? सेंसरी मोटर पर, यानी 5 ज्ञान इंद्रियाँ जो व्यक्ति की होती हैं, उन्हीं पर उनके विकास को डेवलप करने पर जोर दिया है। एजुकेशन को कैसे? आँख, कान, नाक, हाथ, अब आपके जो जीभ है वो। चलिए, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है, यहाँ पे क्या करना है आपको कि सिद्धांत नहीं पूछा जा रहा और इस तरह से इसे गोला बंद कर देना है। नहीं देखो तुरंत गोला बंद करो, तो नहीं पूछा जा रहा है आपका, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा, नहीं सिद्धांत की बात की जाए तो इसमें पहला और तीसरा विकास का सिद्धांत नहीं है, जबकि विकास विभिन्न अवस्थाओं में होती है, सही है, होता है, ठीक है। विकास एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता है, सही बात है, क्योंकि सबको पता है कि जानवर का बच्चा है तो इस तरह पहले उठेगा, फिर बैठेगा, फिर उठ बैठ करके फिर वो धीमे धीमे चलना सीखेगा। अब जबकि क्या है, ह्यूमन शिशु है तो वो पहले लेटेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर बैठने के बाद खिसकना सीखेगा, इस तरह से उसका डेवलप होगा। विकास परिवर्तन का क्रम भी है, क्योंकि परिवर्तन का क्रम कैसे है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, आपकी हो जाती है किशोरावस्था, मतलब पहले आती है आपकी शिशु अवस्था, फिर बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, इस तरह प्रौढ़ावस्था। तो ये एक क्रम में भी चलता है। तो आपका पूछा है नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा ए और 3, यानी आपका विकास अवशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, ऐसा नहीं होता। वो विशिष्ट से सामान्य की ओर ना जाकर सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। सामान्य क्या स्थिति है? शिशु अवस्था, जबकि विशिष्ट क्या स्थिति है आपकी? किशोरा अवस्था।
दूसरा देखते हैं, नहीं पूछा है तो विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जबकि विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी की जा सकती है, क्योंकि जो वैज्ञानिक होते हैं वो भविष्यवाणी कर कर ही विकास प्रतिमान यानी बच्चे की जो ग्रोथ है उसको बता देते हैं। उसी हिसाब से आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, ट्रीटमेंट भी करते हैं शिशुओं का, जिससे कि उनकी 12 या 14 वर्ष की आयु पूर्ण हो, उससे पहले उनका डेवलप हो जाए, यानी उनका वृद्धि बढ़ जाए, विकास हो जाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है 31 जनवरी 1992 को। ठीक है, राइट आंसर इसमें क्या है, 31 जनवरी 1992 को। इसकी कौन अध्यक्षता थी, तो वो थी आपकी श्रीमती जयंती पटनायक की अध्यक्षता। राष्ट्रीय गंगा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था, तो वो वर्ष थी हमारी 1962 में शुरू हुआ था। इसमें क्या है कि आपका जो गला है वो इस तरह से उबाल लिए सूज जाता है। इसके शिकार कितने हैं, 150 से 200 व्यक्ति आपके यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। इस संस्थान की स्थापना आपका कूनर रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से कूनर में हुई थी, याद रखिएगा। इसकी स्थापना किस नाम से हुई थी, तो वो था हमारा कूनर में है आपका। तो ये लेबोरेटरी के कूनर रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से हुई थी, लेकिन आपका 1959 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय पोषण संस्थान यानी NIN, बहुत पूछा जाता है NIN क्या है, तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान यानी नेशनल आपका न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट, इस तरह से आप याद रखेंगे तो हैदराबाद में स्थानांतरित किया गया था। इसकी सन भी याद रखेंगे कि इसको ये नाम कब मिला, तो 1959 को इसको ये नाम मिला NIN। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्र ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन योजना का आरंभ किया, तो आरंभ किसने किया था, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर ने आरंभ किया था। अगर इसकी सन पूछी जाए तो वो हमारी है 1921 में किया था। 8 ग्राम सम्मिलित थे जब इसकी स्थापना की गई थी 1921 में। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में लिंग आधारित हिंसा के निम्नलिखित रूप माने जाते हैं, तो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से रूप माने जाते हैं। तो आपका पहला यहाँ पे माना जाता है आपका घरेलू हिंसा, ठीक है। दूसरा इसका होगा यौन हिंसा, तो आपका राइट आंसर जो बनेगा B बनेगा, यानी A और D दोनों ही इसके क्या है, आपके हिंसा के निम्नलिखित रूप माने जाते हैं। वह संज्ञा जो विकास कार्यों में कल्याण संज्ञा को तेजी से स्थानांतरित कर रही है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे, राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा है सशक्तिकरण। PF एक अनिवार्य सरकारी प्रबंधन वाली सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो भारत में उपयोग की जाती है। PF का अर्थ इनमें से क्या है, तो आपका PF का जो अर्थ है वो हमारा है प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे अगर बात करी जाए तो इस तरह से है इसका, क्योंकि हिंदी वर्जन कुछ भी हो सकता है अलट सलट, तो आप क्या करें, प्रोविडेंट फंड, इस तरह से आप इसे याद रखें, FOUND, ठीक है। इस तरह से आपको इसे याद रखना है। एक प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह जाना जाता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो संप्रेषण कहा जाता है, या संप्रेषण जाना जाता है। इसमें क्या है कि 2 या 2 से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ये क्या है, ये हाँ सामुदायिक विचारों पर आधारित होता है। स्क्रीन पर अपारदर्शी वस्तुओं को किसके इस्तेमाल से दिखाया जा सकता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे कि किसके इस्तेमाल से दिखाया जाता है, तो आपका रहता है स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से, क्योंकि ये रोशनी करता है तो उसके माध्यम से हमें वो सफ़ेद पृष्ठ पर वो चीज़ें दिखाई देती हैं उसके फ्लैक्स में। 2 व्यक्तियों के मध्य संचार को जाना जाता है, तो यहाँ पे 2 मध्य व्यक्ति आ गए और उनके मध्य संचार आ गया, तो उसको कैसे जाना जाएगा, यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे पारंपरिक संचार से, क्योंकि उसमें क्या है कि कोई ऐसा ऑफिशियल बात नहीं होती है। सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरणों में निम्नलिखित सभी सम्मिलित हैं केवल,
तो आपका जो राइट आंसर है केवल क्या मतलब है, तो वो हमारा है पढ़ना। प्रथम शब्दोच्चारण, चलना और मुस्कुराना, ये क्या है, सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरण है, जबकि पढ़ना कोई भी सार्वभौमिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है मॉनिटर। क्या है, आउटपुट डिवाइस है। कीवर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है क्योंकि आप देते हैं कमांड अंदर जाती है, कीबोर्ड में भी आप दबाते हैं अंदर जाता है। स्कैनर क्या है, अंदर से ही स्कैन करके कॉपी को देता है, जबकि मॉनिटर क्या है, आपकी आउटपुट डिवाइस है। किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात, यह किसका उदाहरण है, तो आपका जो राइट आंसर है वह निश्चित समष्टि का उदाहरण है, क्योंकि निश्चित यानी यहाँ पे हमें पता है कि कितनी पॉपुलेशन है, हम गिन सकते हैं। आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे निश्चित समझ। चलिए, जब पिघले हुए घी में अम्ल शक्कर के साथ मिलाया जाए और उसका रंग हो डॉट डॉट हो जाए तो यह दर्शाता है कि घी वनस्पति घी की मिलावट है। तो आपका जो राइट आंसर है कि क्या दर्शाता है, जब पिघले हुए घी में आपका HCl अम्ल शक्कर के साथ मिलाया जाए, तो यहाँ पे क्या मिलाया जाए, तो HCl मिला रहे हम, मिलाया जाए उसका रंग कैसा हो जाए, गहरा लाल, तो ये मिलावट को दर्शाता है। तो घी में कैसी मिलावट है, वनस्पति ऑयल की मिलावट है, यानी घी आपका शुद्ध नहीं दिया। आपका है अपहोल्स्टरी का उपयोग किया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर है फर्नीचर को ढकने के लिए, ये आपका अभी भी TGT 2021 में आया है। परिधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए भी, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, यहाँ पे कला के मूलभूत सिद्धांतों को सहारा लेना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस लैंप आपका है लैंप में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है, तो आपका जो राइट आंसर है कि किस में होती है, तो प्रकाश उत्सर्जी आपका है डायोड लैंप, यानी लाइट आपकी एमिटिंग डायोड लैंप में। कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो उसे उपयोग करना चाहिए, तो आपका जो राइट आंसर है दीवारों पर खड़ी लाइन है का, क्योंकि आपने देखा हो कि किसी जब कमरे शहरों में छोटे छोटे होते हैं तो उन पर जो आपका कलर कराया जाता है या फिर कोई डिजाइन बनाई जाती है तो लंबी लाइनों की बनाई जाती है, जिससे कि कमरे की ऊंचाई बड़ी दिखाई देती है। कहीं नहीं देखा हो तो होटलों में अधिकतर ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पे कमरे होते हैं तो कमरों की ऊंचाई इतनी नहीं होती, पर आपको आवास ऊंचाई होने का कराया जाता है। मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका DDT का। ठीक है, इससे क्या है कि आपकी मक्खियाँ नहीं आएंगी। डाइक्लोरो डाइफिनाइल और डाइक्लोरो आपकी है यहाँ पे है डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरो इथेन होता है इसमें, जिसको बोलते हैं आपका DDT। नेक्स्ट चलते हैं, आपका माइक्रोवेव ओवन, प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर कार्य सदीकरण के, तो ये क्या है आपके जो आ चुका क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो नए क्रांतिमान सामान है। एक स्ट्रेट लाइन आपकी किचन में सभी उपकरण और अलमारियां किसके साथ में रखी जाती हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो बताना है, तो एक दीवार के। 3 मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना, यह सिद्धांत डॉट डॉट पर लागू होता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा यहाँ पे रहता है आपका शरीर की स्थिति में परिवर्तन पर। जब कोई भी समय जो कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा अन्य गतिविधियों में उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है उसे कहते हैं आपका फुर्सत। ऐसे आप याद रखेंगे फुर्सत, और फुर्सत से क्या बना फुर्सत, आपकी जो इंग्लिश वर्जन है उसे देख लीजिए, इसमें आपका लिशूर्स होता है, देखिए LEISURE, ठीक है, तो RE, तो याद रखिए लिशूर्स। देखिए नेक्स्ट चलते हैं,
दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू किया गया था? तो आपकी जो सन है वो हमारी 1961 में लागू किया गया था दहेज विरोध अधिनियम। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा आपका है कोटेरजन का कथन है। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए व्यक्ति को, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, परिवार के लिए भोजन किस प्रकार की आवश्यकताओं से आता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है आवश्यकता से आता है, क्योंकि अगर नीड नहीं होगी तो आप कुछ भी करना नहीं चाहेंगे। बैंक खाते का वह प्रकार कौन सा है जिसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है चालू खाता। कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है योजनाबद्ध होकर कार्य करना। नेक्स्ट चलते हैं, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट चलिए, समय नियोजन बनाने के लिए सोपानों को यादृच्छिक क्रम में दिया गया है, इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको यहाँ पे सही क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है। तो आपका जो सही क्रम बनेगा या सही कूट बनेगी वो देखनी है। तो यहाँ पे सही क्रम में हमें इन्हें व्यवस्थित करना है। तो पहला हो जाएगा क्रियाकलापों की सूची तैयार करना, दूसरा हो जाएगा क्रियाओं को सही क्रम में करना, तीसरा हो जाएगा प्रतिदिन समय नियोजन करना, और चौथा जो हो जाएगा साप्ताहिक समय नियोजन तैयार करना। तो आपका जो कूट बनेगा वो बनेगा डी। योजनाबद्ध भागीदार के कारण अभिवृद्धियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है? इसमें यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? यहाँ पे साझेदारी और निर्णय निर्माण। निम्नलिखित में से वह कौन सा कानूनी शब्द है जो उस ऋण व्यवस्था का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें ऋण की जमानत के रूप में चल निजी संपत्ति प्रयुक्त की जाती है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ पे रहेगा आपका चल संपत्ति बंधक। आपका लॉन्ड्री में प्रयुक्त कपड़े धोने की मशीन में सामान्यतः किस तरह की गति होती है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारी है आपकी है टम्बलिंग की, आपका रहेगा टम्बलिंग की। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा किस तरह की गति होगी? तो आपकी रहेगी टम्बलिंग की, यानी आपका जो रहेगा यहाँ पे देखते हैं कि क्या रहेगा। तो TU टन, ठीक है, टम्बलिंग, इस तरह से आपका इंग्लिश वर्जन इसका रहेगा, इसकी गति होती है। मानव शरीर का ताप लेते हुए दोनों भुजाओं का विस्तार डॉट डॉट के बराबर होता है। माप लेना है हमें मानव शरीर का, तो मानव शरीर का माप लेते हुए दोनों भुजाओं का विस्तार डॉट डॉट के बराबर होगा। तो यहाँ पे 79 का आंसर रहेगा। यहाँ पे 8 किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 8 सिर के बराबर रहेगा। सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है? तो आपका राइट आंसर है वो हमारा कपड़े की किस्म तय करता है। कसूती किस राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा कर्नाटक का से कर्नाटक का से कसूती। हम कई प्रैक्टिस सेटों में से यानी कई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों में करा चुके हैं। प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि यानी मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से है? मधुबनी अगर पेंटिंग की बात की जाए तो वो किस राज्य से है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा राज्य मधुबनी, बासे बिहार, बिहार राज्य से है मधुबनी पेंटिंग। ये क्या होती है? मिथिला चंचल में पनपी थी, और ये क्या है? यहाँ पे चटकीले और विषम रंगों के रंग भरे जाते हैं आकृतियों में। नेक्स्ट चलते हैं, पोटला वस्त्र का संबंध किस राज्य से है? तो आपका पोटला है गुजरात का। ठीक है, पोटला को आप क्या करते हैं? आप इस तरह से याद रख सकते हैं, आप पोतला कर दीजिए पोटला का। तो पोतला ता मतलब गुजरात से। ये क्या है? गुजरात प्राचीन समय से ही अपनी सुंदर और उत्कृष्ट कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट चलते हैं कि आपका है कोरोनाइजिंग परिसज्जा किस रेशे पर उपयोग में लाई जाती है। तो जब हम रेशे की विशेषता पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे ग्लास रेशे पर लाई जाती है। जो ये PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अधिक ऐंठन युक्त धागे में ऐंठन की संख्या होती है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार रिपीटेड हो चुका है। तो ऐंठन की संख्या कितनी होती है, तो वो 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच होती है, क्योंकि ये आ चुका क्वेश्चन है। वह धागे जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं डॉट डॉट के धागे कहलाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं तो रेप धागे कहलाते हैं। रेयॉन निर्माण की एक प्रमुख विधि है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा विस्कोस विधि। रेयॉन निर्माण की कौन सी है आपकी विस्कोस विधि है। नेक्स्ट चलते हैं आपका जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है जैविकीय मूल्य, तो यहाँ पे आपका प्रोटीन है जो गुणवत्ता के मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होती है शरीर की टूट फूट की भी मरम्मत होती है तथा आपकी नई सेल्सों का निर्माण भी होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए अब अभी प्रोटीन सूती वस्त्रों का पारदर्शी और कड़ा होने के लिए डॉट डॉट से क्या कराई जाती है। तो आपका 89 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या कराई जाती है, क्रिया कराई जाती है। जब भी आपने देखा था 2x2 के ब्लाउज याद हो तो 2x2 के ब्लाउज क्या थे, बहुत फेमस थे। वो क्या था, कहते थे अच्छा कॉटन है, बट उसमें कौन सी क्रिया होती थी, सल्फ्यूरिक अम्ल की, क्योंकि वो पारदर्शी होते थे पर वो लुक बहुत अच्छा आता था। रेशे का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के पश्चात छोड़ने पर वह पुनः अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है कहलाता है। तो आपका वह गुण रेशे का क्या कहलाता है, आपका यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा जब वो पूर्व अवस्था अपनी प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है प्रतिस्कंदता कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। तो आपका जो राइट आंसर है सतह पूछा है यहाँ पे, तो आपकी है ग्रिलिंग। इसमें क्या होता है कि जो नीचे से होती है, मतलब आग जो होती है वो नीचे होती है, सबसे नीचे बेस पर होगी, उसके बाद जो पकाने की चीज़ होगी वो उसके ऊपर होगी। भंडारण गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए। तो उन पर तेल कहाँ है, उन पर क्या करना चाहिए, तेल युक्त वस्तु उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए जिससे कि नमी के प्रभाव उस पर नहीं जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। पोषक तत्वों को सुरक्षित करने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता। तो आपको जो राइट आंसर है कि मदद नहीं करता है तो वह चावल और दाल को बराबर और सही तरीके से धोना, ये सोपान मदद नहीं करेगा। सूची देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इसको मिलाना है। तो 94 का हमें बताना है कि क्या आंसर रहेगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो मधुमेह की बात की जाए, यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो हेपेटाइटिस जो आपको पता है पहले वो मिलाया जाता है। हेपेटाइटिस कहाँ होता है, तो हेपेटाइटिस आपके जिगर से संबंधित है। आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहाँ होता है, तो याद रखिएगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहाँ होता है, गुर्दों में, जहाँ पे आपका क्या होता है डायग्नोसिस करा जाता है। अब यहाँ पे मधुमेह की बात की जाए तो आपका मधुमेह रहेगा आपका पैनक्रियाज में, ठीक है, ये यहाँ पे होता है पैनक्रियाज में। इंसुलिन के हार्मोन्स को क्या है, श्रावण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका कॉललिथियसिस आपका ये कहाँ है, गाल ब्लेजर में। चलिए तो ये आपका जो कूट बनेगा वो बनेगा आपका यहाँ पे ए का 3, आपका बी का 4 ए का 3। तो आपका जो कूट बनेगा उसे देख लेते हैं कि क्या बनेगा कूट। ए का 3 बी का 4, तो यहाँ पे ए का 3 कहाँ पे हमें मिल रहा है, ए में ही मिल रहा है, और बी का 4 भी हमें ए में ही मिल रहा है। तो हमारी जो कूट बनेगी वो बनेगी ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
95 क्वेश्चन को डॉट डॉट एक मोटे व्यक्ति के आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जब व्यक्ति मोटा है तो उसके आहार में मतलब क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, उसके आहार में सम्मिलित वो हमारा वेजिटेबल यानी सब्जियों का सलाद, क्योंकि सलाद खाने से क्या होगा, जब वो मतलब कच्ची वेजिटेबल खाता है तो उससे उसका मोटापा कम होता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि क्यों ऐसी चीज़ खाने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट, टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा किस माध्यम से पूछा जा रहा है फैलता है, तो जल और आहार के द्वारा टाइफाइड फैलता है। इसको आंत ज्वर भी कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है जिसको बैसिलस टाइफोसिस नामक जीवाणुओं के कारण उत्पन्न होता है। जीवाणु आपका क्या करता है, संदूषित खाद्य पदार्थों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। इसका जो नाम है वो याद रखिएगा, वो हमारा बैसिलस, आपका बैसिलस आपका है टाइफोसिस, बैसिलस टाइफोसिस, ठीक है, बैसिलस टाइफोसिस। नेक्स्ट चलते हैं, बिना मधुमेह वाली महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्त शर्करा स्तर विकसित होना, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है गर्भावस्था मधुमेह में, क्योंकि ये क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान ये आपके लक्षण कभी कभी निकल आते हैं, ठीक है नहीं है मगर उस दौरान उसमें विकसित होना है। निम्न में से कौन सा अधिक आपका है, आपका ग्लिसेमिक सूचकांक का आहार है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स है वो क्या है, आपका ग्लिसेमिक सूचकांक है। वह मीनू जहां खाद्य पदार्थों की कीमत अलग अलग लिखी होती है या लिखी जाती है, तो आपका वो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एलाकार्ड। ए लकार्ड, ये क्या है आपका किसी भी एग्जाम में आ चुका है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ क्या होता है कि इधर क्रम संख्या, इधर खाद्य पदार्थ का नाम, इधर क्या होता है उसके प्राइसेस होते हैं, और ये क्या तरह है आपको मॉलों में या होटलों में देखने को मिलता है। आपका है सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग इन खान पान प्रबंधों में की जाती है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, आपका है एयर कैटरिंग में की जाती है। 6 से 11 वर्ष के स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल है, तो आपका कौन कौन शामिल है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो जो बनेगी वो ये देखिए, आपका है 450 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देना चाहिए, ये शामिल है। गरम पका हुआ भोजन देना है, ये भी शामिल है। और आपका स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना, मिड डे मील का बहुत बार पूछा गया है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो बस उपस्थिति तथा बच्चों के पोषण यानी न्यूट्रिशन या पोषण आहार में वृद्धि करना ही इसका मेन टारगेट है, इसलिए यह प्रत्येक राज्य में चलाया जाता है। आपका है पीईएम बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप में है। पीईएम आपका क्या, पीएम का अर्थ क्या है, तो आपको बताना है यहाँ पे पीएम का अर्थ क्या है, तो प्रोटीन, एनर्जी और माइल न्यूट्रिशन, ठीक है। पीएम का प्रधानमंत्री नहीं कर दीजिएगा, पीएम का क्या है, इसमें प्रोटीन भी है, आपका क्या है यहाँ पे एनर्जी भी है, ई का मतलब एनर्जी है, और आपका माल न्यूट्रिशन, एम का मतलब माल न्यूट्रिशन है। तो ये बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए इसको चलाया जा रहा है। ये यहाँ पे दे रखा है कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप है, तो यहाँ पे इन तीनों की कमी होने से बच्चा क्या होता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। एनर्जी, आपके प्रोटीन, एनर्जी और माल न्यूट्रिशन, क्योंकि माल न्यूट्रिशन की कमी से ही उसको रिकेट्स और स्कॉर्पियो जैसी उसको क्या होती है, स्कॉर्पियो जैसी क्या होती है, उससे बीमारी हो जाती हैं। मानव दूध में आपका है बाइफाइट्स कारक क्या करता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा ई कोली और आपको लैक्टोबैसिलस दोनों के विकास को रोकता है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी बार इसकी कहा जाए इसको आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे से याद रख लें। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है बियर में सुरासार यानी अल्कोहल की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो जो बियर है उसमें अल्कोहल की मात्रा 3% पाई जाती है, क्योंकि ये अनाजों, अंगूरों, फलों को गलाकर सड़ाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित
डालकर दूर कर सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है चूना डालकर जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। जल का रासायनिक सूत्र है, तो आपका जो जल का रासायनिक सूत्र आपको बताना है यहाँ पे, तो रहेगा H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या है आपका H2O। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग यहाँ पे विद्यमान है, इसीलिए कहते हैं H2O। नेक्स्ट चलते हैं। शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है? तो यहाँ पे जो शरीर है ये काफ़ी हर बार पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। तो उपयुक्त सभी यानी पाचन के लिए, क्योंकि ये क्या होगा आपका ठोस पदार्थ इस तरह से क्या होगा एक लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, अवशोषण के लिए भी और अंतर्ग्रहण के लिए भी होती है। मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य है, तो आपका जो राइट आंसर है कि जिंक का क्या कार्य है, तो वो है हमारा DNA और RNA का संश्लेषण करना, ये जिंक का मुख्य कार्य है। कौन सा विटामिन की कमी से किसी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपेरोसिस विकास के परिणाम स्वरूप होती है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है यहाँ पे विटामिन डी। और अगर बात करें ऑस्टियोपेरोसिस की, तो ये ऑस्टियोपेरोसिस क्या है विटामिन डी की कमी से और हार्मोन में कमी होने से होता है। ठीक है, हार्मोन से भी होता है, क्योंकि कारण और खतन में ये चीज़ आ सकती है। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है। तो लाइपेज की बात करें तो लाइपेज किस में पाया जाता है? अग्नाशय रस में पाया जाता है। लाइपेज कहाँ पे है? अग्नाशय रस में। प्रोटीन में कितने प्रतिशत लगभग नाइट्रोजन होती है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है 16% नाइट्रोजन होती है प्रोटीन में। एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा को लगभग डॉट ऊर्जा प्रदान करता है। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे, तो कितनी ऊर्जा प्रदान करता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कार्बोहाइड्रेट से हम सबसे अधिक ऊर्जा लेते हैं, तो 60%। ये पूछा जाता है कि कौन सा है जो सबसे अधिक ऊर्जा देता है? तो वसा है। और सबसे अधिक व्यक्ति ऊर्जा लेता है तो कार्बोहाइड्रेट से लेता है। विद्युत तापीय उपकरणों में आपका थर्मोस्टेट क्या कार्य है? तो आपका बताना है कि यहाँ पे क्या कार्य है, तो ऊष्मा नियंत्रण इसका कार्य है। क्योंकि शरीर की क्या होती है, बुखार में उसका टेम्परेचर ही तो बढ़ जाता है और उसी को हम बुखार कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। असंतुलित आहार का अर्थ है, वो संतुलित आहार का अर्थ है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हों। यहाँ पे हो जाता असंतुलित आहार, तो ऐसा आहार जिसमें आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में सम्मिलित नहीं हो। ठीक है, बस इतना सा ही अंतर होता है संतुलित और असंतुलित में। भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है, तो आपका जो राइट आंसर है कि क्या बीमारी है, तो वो है ऊर्जा, प्रोटीन और कुपोषण, जिसको अभी हमने पढ़ा था माल न्यूट्रिशन, यानी एनर्जी, प्रोटीन, एनर्जी और माल न्यूट्रिशन। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है पोषण, क्योंकि जिसका जैसा कार्य होता है उसको वैसा ही पोषण देना पड़ता है। आपका है प्लेकेट्स कहते हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे कि किसको प्लेकेट्स कहते हैं, तो यहाँ पे जो रहता है वो बटन की पट्टी को प्लेकेट्स कहते हैं। हम कई प्रैक्टिस सेटों में आपको करा चुके हैं। मधुमेह का एक लक्षण है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना। यही क्या होता है, आपके यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर आता है, जिसे चीनी पेशाब या फिर चीनी बीमारी कहते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है सोडियम आवश्यक है। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे डॉट अमीनो अम्ल कहलाते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आपको बता दें कि अगर आप अब तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरह से जो क्वेश्चन बनेंगे उनका जो फॉर्मेट है हम टेलीग्राम पे जब जब टाइम मिला करेगा क्वेश्चनों को पुटअप कर दिया करेंगे, जिससे कि आप सबका रिवीजन हो जाए। यहाँ पे देखो अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं करता, ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा कि अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर करता है।
ठीक है। तो आवश्यक अनावश्यक अमीनो अम्ल 2 टाइप के होते हैं। तो जब हम अमीनो अम्ल देखेंगे तब देखेंगे यहाँ पे है आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। आपका है NRHM का पूरा नाम है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा हमारा आपका NRH का पूरा नाम क्या है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, नेशनल रूरल आपका हेल्थ मिशन। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सी। थोड़ा सा अब इससे देख लेते हैं अमीनो अम्ल को। तो यहाँ पे जो अमीनो अब तक क्या है, कुल 22 प्रकार के अमीनो अम्लों का पता पड़ा है हमारे भोजन एवं शरीर में पाए जाते हैं, जिनमें से 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं या आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, इनका हम बाहर से कहीं से भी नहीं लेते, ये हमारे शरीर में ही पाए जाते हैं। ये कितने होते हैं, 10 होते हैं। आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, 10। आयोडीन की कमी का साधारण लक्षण है, तो आपका जो राइट आंसर है कि क्या है इसका साधारण लक्षण, तो वो हमारा रहेगा यहाँ पे गले का फूलना। ये इसका साधारण लक्षण है, जैसे आपका गलकंड या फिर और क्या कहते हैं थायराइड ग्रंथि क्या होती है इसमें फूल जाती है, जैसे इसे एक और चीज़ बोलते हैं इसकी बीमारी को, वो हमारा घेंगा। इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की स्थापना कब की गई है, तो वो हमारी 2005 में की गई है। नेशनल राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट की परिपक्वता अवधि क्या है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे 5 वर्ष है। आपका NRHM कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, NRHM। नेशनल आयोडीन युक्त तेल के 1 ml कंजक्शन से बचाव हो सकता है। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 1 ml की बात हो रही है, बचाव हो सकता है तो 1 वर्ष तक। ठीक है, तो आप इसे भूलेंगे नहीं, क्या है 1 वर्ष तक। तो आई होप आज हमने अपना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया। इस प्रैक्टिस सेट की आंसर की आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, विद आंसर की आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपने अब तक अगर क्या करा है, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि उसी पर ये प्रैक्टिस सेट विद आंसर जाएगा। टेलीग्राम की अगर लिंक की बात करें तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। और उसी में क्या करेंगे हम, अदर वीडियो जो आपको पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है उन्हें की भी लिंक डाल दी जाएगी। जैसे कि आप क्या जब इस मॉडल पेपर को लगाएं तो जब आपको लगे कि इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो आप उन वीडियो को देखकर उसकी डिटेल को और अच्छे से जान सकें। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक फिर प्रैक्टिस सेट के साथ, क्योंकि अब प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक, तो अभी तक के लिए बस धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।